हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम फिर से लाए हैं पॉलिटी की क्लास और जो टॉपिक हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे अनुसूचियों के बारे में, अभी हम वही टॉपिक कंटिन्यू में रखेंगे। शेड्यूल क्या होती हैं? हमने पहला शेड्यूल आपको, दूसरा और तीसरा, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची, इसको मैंने पढ़ा दिया है पिछली क्लास में। आप जाके पिछली क्लास को देख सकते हैं जिसमें हमने तीनों अनुसूचियों की बात की है। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर अनुसूचियों की बात करेंगे और आपको समझाने का पूरा प्रयास रहेगा कि अनुसूचियों में कब शामिल किए गए और अनुसूचियां भारतीय संविधान में कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हम अनुसूचियों के बारे में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि अनुसूचियां बेसिकली अनुच्छेद को सरल और संक्षिप्त करने के लिए भारतीय संविधान में शामिल की गई थी। ठीक है, तो उसी क्लास को अब हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। मेरा जो टॉपिक आज का है वो आप देख ही रहे हैं कि अनुसूचियां या शेड्यूल्स, जिसमें हम अब बात करेंगे चौथी अनुसूची की। तीन अनुसूचियों की बात हमने फाइनली पिछली क्लास में कर लिया है। अब हम इस क्लास में चौथी अनुसूची की बात करेंगे और चौथी फिर आप देखेंगे चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं और आठवीं, इतनी अनुसूचियों की हम आज बात करेंगे। फिर नौवीं थोड़ी बड़ी है, 10वीं भी बड़ी है, फिर 11वीं, 12वीं, मतलब 4 अनुसूचियों की बात हम अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ओके, ठीक है, आइए फिर देखते हैं क्लास में कि अनुसूचियों में क्या लिखा गया है। फाइनली मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको कहीं से खोजने की ज़रूरत ना हो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन खोज के तब इसको बनाया जाता है। ठीक है, बेसिकली मेरे द्वारा ही बनाया जाता है और मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकूँ और पूरी क्लास को आप अपने एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल समझिए। तो चलिए, चौथी अनुसूची में आप देखेंगे कि यहाँ पे लिख रखा है मैंने, राज्यों, विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात करती है। कौन? चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल। बेसिकली जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो स्टेट हैं और जो यूनियन टेरिटरी हैं, उनकी बात करता है कि उनको जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्या दिया जाए? प्रतिनिधित्व। कि कितना प्रतिनिधित्व किसका होगा राज्यसभा में, कितनी सीटें किस राज्य को राज्यसभा में दी जा सकती हैं, उसका जो एक मानक तय किया गया है वो किया गया है उस राज्य की जनसंख्या को। किसी भी राज्य की जनसंख्या जितनी कम या ज़्यादा होगी उसी हिसाब से उसको राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। ये हमें बताती है चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल, कि जिन भी राज्यों या जिन भी केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में अपने मेंबर भेजने का अधिकार है, अपने सदस्य भेजने का अधिकार है, जो राज्यसभा में सांसद के तौर पे उस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे, उनको उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में ही राज्यसभा में सदस्यता या सीटें प्राप्त होती हैं। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होगी कि चौथी अनुसूची क्या कहती है। चलिए, अब हम इसके आगे जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे पांचवी अनुसूची की। तो आप देखें, पांचवी जो अनुसूची भारतीय संविधान में या फिफ्थ शेड्यूल जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य काम ये है कि जनजातीय, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से है। जो पांचवी अनुसूची है उसका काम है जनजातीय या आदिवासी या ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं या ट्राइबल जनजाति जो होती है, उनके शासन या उनके प्रशासन की व्यवस्था आप देखेंगे कि पांचवी अनुसूची में की गई है। ठीक है, के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का भी गठन राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है, जिसको आप कह सकते हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल
जिसको हम जनजातीय सलाहकार परिषद कह सकते हैं। आप देखेंगे कि राज्यपाल को यहाँ पे राज्यपाल को बहुत पावर मिल जाता है, बहुत शक्ति मिल जाती है। राज्यपाल बेसिकली शक्तिशाली होता है कब? जब वो किसी जनजातीय क्षेत्र में राज्यपाल के तौर पे कार्यरत रहता है तब। क्योंकि अगर संसद या विधानसभाएं किसी भी तरीके का कोई कानून बनाती हैं जो जनजातीय क्षेत्रों के लिए या जनजातीय प्रशासन के लिए या जनजातीय संस्कृति या सभ्यता के लिए जनजातियों को समस्या या प्रॉब्लम में डालता है, तो आप जानते हैं कि वहाँ पे राज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है और राज्यपाल उस कानून को रद्द करने की भी शक्ति रखता है। कहाँ? जनजातीय क्षेत्रों में। तो ये हमें बताती है, 5वीं अनुसूची बताती है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में जो प्रशासन का कार्य है बेसिकली उन्हीं के लिए वो कार्य राज्यपाल करेगा, और राज्यपाल भी एक परिषद बनाएगा जिसको जनजातीय सलाहकार परिषद कहा जाता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कहा जाता है। ठीक है। और संसद या विधानसभा के द्वारा कानून पर रोक भी लगा सकता है कौन? राज्यपाल। अगर वो एससी और एसटी के मामलों से अगर वो टकरा रही या उनके हितों से वो टकरा रही तो वहां पे राज्यपाल इसको रोक सकता है, दो कानूनों को, संसद का भी और विधानसभाओं का भी। ठीक है। तो 5वीं अनुसूची आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं 6ठी अनुसूची की। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रदेश या यूटी केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे जनजातीय समूह के लोग बहुत ही ज्यादा हैं अन्य प्रदेशों की तुलना में। तो 6वीं अनुसूची ये कहती है कि बेसिकली वो 4 राज्यों की बात करती है जहां पे जनजातीय बाहुल्य समुदाय निवास करता है, और भारतीय संविधान में उस व्यवस्था को आप देखेंगे कि 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया, जिसमें असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पे आप देखेंगे कि जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन या उपबंध ये भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उनके लिए किया गया है। किनके लिए? इन 4 राज्यों, जिसमें असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ये 4 राज्य शामिल हैं। उनके प्रशासन की बात बेसिकली 6ठी अनुसूची में भारतीय संविधान के 6 शेड्यूल में की गई है। ठीक है। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर बिल्कुल हो गई होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची या 7वीं अनुसूची की, 7th शेड्यूल्स की बात करते हैं हम। 7वीं अनुसूची की बात करते हैं, 7th शेड्यूल की बात करते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि संघ तथा राज्य क्षेत्रों के बीच शक्तियों का विभाजन। अब शक्ति इन द सेंस, शक्ति से तात्पर्य क्या निकलता है? कहती है 7वीं अनुसूची कि संघ एवं राज्य की शक्तियों या विषयों का विभाजन, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन 3 सूचियों में बेसिकली इन शक्तियों को विभाजित किया जाएगा। किसको? राज्य और संघ को। संघ की और राज्य की जो शक्ति है उसको यहाँ 7वीं अनुसूची में सेपरेट या अलग किया गया। ठीक है, विभाजित किया गया। अब आप वही चीज मैंने लिखा है कि संघ तथा राज्य के मध्य संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शक्तियों में विभाजित किया गया है। अलग अलग सूचियों में इनकी शक्तियों को विभाजित किया गया है। अब आप देखिए संघ सूची में अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो 100 विषय शामिल किए गए हैं, जो कि मूल संविधान में 97 विषय हुआ करते थे। अगर हम राज्य सूची की बात करें तो मूल संविधान में आप देखेंगे कि 66 विषय शामिल हुआ करते थे, जो कि अभी वर्तमान संविधान में 61 विषय शामिल किए गए हैं। किसमें? राज्य सूची में, स्टेट लिस्ट में। अब कॉन्करेंट या समवर्ती सूची की बात करें, कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची की बात करें तो उसमें जो मूल संविधान में शामिल विषय थे वो 47 हुआ करते थे, जो अभी वर्तमान संविधान में समवर्ती सूची में विषय शामिल किए गए हैं वो 52। पहले 47 हुआ करते थे और अब 52 विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं, जो हमें 7वीं अनुसूची से पता चलता है, या 7वीं अनुसूची में इन शक्तियों के विभाजन का प्रावधान किया गया है। नो डाउट यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गई होगी। तो हमने क्या बताया
हमने बताया चौथी अनुसूची, पांचवी, छठी और सातवीं। चौथी में हमने बताया कि किस तरीके से केंद्र और राज्य शासित प्रदेशों को उनकी अनुपात, जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में सीटें प्रदान की जाती हैं। पांचवी अनुसूची को हमने बताया कि अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति क्षेत्रों में जो प्रशासन होगा उसके प्रशासन का उत्तरदायित्व पांचवी अनुसूची में शामिल किया गया है। छठी अनुसूची में हमने बताया कि असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन छठी अनुसूची में लिखा गया है या प्रावधान शामिल किया गया है। हम बात करते हैं सातवीं अनुसूची को, तो उसमें हमने बात किया कि संघ और राज्य क्षेत्र में शक्तियों का विभाजन होगा और 3 सूची बनाई जाएंगी, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इसकी हमने बात कर ली। अब फाइनली हम नीचे चलते हैं तो 8वीं अनुसूची की बात करते हैं कि बेसिकली भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची शामिल क्यों की गई थी और 8वीं अनुसूची में क्या क्या विषय शामिल हैं। तो उन विषयों पे चर्चा करते हुए हम आपको बताते हैं कि 8वीं अनुसूची में बेसिकली भाषा की बात की गई है कि कितनी भाषाएं भारतीय संविधान में शामिल हैं। तो उसकी बात कहाँ की है? 8th शेड्यूल में की गई है, 8वीं अनुसूची में की गई है। क्या बात की गई है? बात ये की गई है कि भारतीय संविधान जब लागू होता है तो आप देखेंगे कि 8वीं अनुसूची में जो भारत में भाषाएं शामिल की गई थी वो टोटली कुल 14 भाषाएं शामिल थी उस समय। वर्तमान मूल संविधान में, भारतीय मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं शामिल की गई थी। ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं समय कालखंड बीतता गया और कुछ ऐसी भाषाओं को भी उसमें शामिल करने की बात होने लगी। खैर, जब ये बात हम करेंगे, संशोधन या अमेंडमेंट की बात करेंगे, तब हम वहाँ बताएंगे कि कौन कौन से संशोधन से कब कब भाषाओं को शामिल किया गया है। जैसे 21वां संविधान संशोधन, 71वां 71 संविधान संशोधन, तो इन सब की बात हम उस समय करेंगे जब हम संशोधन की बात करेंगे भारतीय संविधान में। अभी फिलहाल आप जानिए कि मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल थी 8वीं अनुसूची में, जो वर्तमान में टोटली 22 भाषाएं हो चुकी हैं। अभी वर्तमान संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जिनमें आप देखेंगे 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल थी, वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं शामिल हैं। किस शेड्यूल में शामिल है? तो 8वें शेड्यूल में या 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। आपको एक मजे की बात बताता हूँ, आप बहुत सारे लोगों से पॉलिटी पढ़े होंगे यूट्यूब पे, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में भी आप बहुत सारे लोगों से, बहुत टीचरों से, बहुत अच्छे नामी टीचरों से आप पढ़े होंगे। प्रॉब्लम क्या आती है कि ऐसा नहीं है कि कोई कोशिश नहीं करता अच्छा पढ़ाने की, सभी अच्छा पढ़ाते हैं। देखिए, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे आप देखेंगे भारतीय संविधान में भारतीय संविधान को भागों में बांटा गया है, भारतीय संविधान को अनुच्छेद में बांटा गया है, भारतीय संविधान को अनुसूचियों में बांटा गया है। तो ऐसा क्यों है? इसका रीज़न जानते हैं आप? इसका मैं आपको एक लॉजिकल रीज़न बताता हूँ कि जब भी कोई दस्तावेज बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको हम अध्याय में, उसको हम पेज में, उसको हम नंबर में अलग अलग तरीके से बांट के पढ़ते हैं ताकि सहूलियत हो समझने या पढ़ने में। वैसे ही भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान में आप देखेंगे कि भारतीय संविधान पहले तो भाग की बात करता है कि भारतीय संविधान 22 भाग में था, जो कि अब वर्तमान में 25 भाग में है। मूल संविधान 22 भागों में हुआ करता था, जो कि वर्तमान संविधान अब लगभग 25 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखेंगे संविधान में 12 अनुसूचियों की बात की गई, जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, वर्तमान में भी 12 अनुसूचियों की बात करता है। तो अनुसूचियों में भारतीय संविधान को विभाजित किया गया, भारतीय संविधान को भाग में विभाजित किया गया, भारतीय संविधान को अनुच्छेद में विभाजित किया गया। अब इसका भी लॉजिक आपको बताते हैं कि आप देखेंगे अगर भारतीय संविधान को आपको अच्छे से पढ़ना हो तो मेरी क्लास तो आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको भारतीय संविधान के वो मूल सिद्धांत पता चल पाएंगे जिन मूल सिद्धांतों में भारतीय संविधान लिखा गया है। मैं चाहूँ तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता भी हूँ, क्लास लंबी ना हो इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके आपको बता रहा हूँ।
बेसिकली भारतीय संविधान आप देखेंगे, सहूलियत पढ़ने के नज़रिए से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय संविधान में भाग क्यों रखे गए, अनुच्छेद क्यों रखे गए, अनुसूचियां क्यों रखी गई, इन सब का भी एक लॉजिकल कारण रहा है। उसकी बात हम किसी दिन खूब अच्छे से विस्तार से करेंगे, बट थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। जैसे आप देखेंगे कि पहले किसी देश में या किसी बुक को अगर आपको पढ़ना हो तो पहले उसका फ्रंट पेज ही पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही किसी देश में पहले भारतीय संविधान बात करता है राज्य की। आर्टिकल 1 जब आप खोलेंगे तो वो बात करता है, राज्यों की बात करता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे राज्य के जस्ट बाद अगर कोई राज्य बनेगा तो उसमें नागरिक बसाए जाएंगे, तो नागरिकता की बात करता है। अब अगर किसी देश में कोई भाग है या कोई देश है, उसमें अगर बसाए गए नागरिक हैं तो उनको कुछ अधिकार भी प्राप्त होने चाहिए, कुछ उनको राइट्स भी मिलने चाहिए। तो भारतीय संविधान फिर अधिकारों की बात करता है, तो मौलिक अधिकार शामिल कर दिए गए या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, जो कि अमेरिका से एडॉप्टेड है और वहाँ बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है अमेरिका में। तो बताना मेरा मकसद ये था कि पहले राज्य होगा, राज्य के बाद उसमें नागरिक बसाए जाएंगे, नागरिक के बाद नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाएंगे। जब उन्हें कुछ अधिकार दिए जाएंगे तो उनके ऊपर क्या होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे उन्हें कुछ निर्देश भी दिए जाएंगे, तो नीति निर्देशक तत्व हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे उन्हें कुछ कर्तव्य भी दिए जाएंगे कि आपका ये काम है, आपका ये काम नहीं है। ठीक है, जैसे कुल मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में, तो कर्तव्य की बात की जाएगी। फिर अगर कर्तव्य की बात, तो उन नागरिकों को एक तरीके से उनको कौन बताएगा कि कौन क्या सही है और क्या गलत है, तो एक सरकार होगी, तो फिर सरकार की बात की गई भारतीय संविधान में। अगर सरकार होगी तो सरकार मनमाना कर सकती है, तो इसीलिए भारतीय संविधान में फिर न्यायालय की बात की गई ताकि न्यायालय रोक लगा सके उन चीज़ों पे। तो ऐसे करके भारतीय संविधान डेवलप हुआ या भारतीय संविधान का विकास हुआ। जब आप हमारे जैसे टीचर से आप पढ़ेंगे ना, आपको क्या लगता है कि जो बड़के बड़के टीचर हैं उन्हीं से पढ़ के आप यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस को क्रैक कर सकते हैं? बड़े टीचरों को देखिए, छोटे जो आपको मैं बताऊं, जैसे मैं हूं तो मैं उस चीज़ को फेस किया हूं, तो मुझे वो आइडिया है कि कहाँ पे गलतियां होती हैं और कौन कौन से टॉपिक कभी क्लियर नहीं होते माइंड में। तो इसलिए जब आप सही बंदे से या सही टीचर से आप क्लास करते हैं ना, तो आपको बहुत ही यूटिलाइज तरीके से उसका बेनिफिट मिलने वाला होता है। ये आपको कोई नहीं बता पाएगा, इवन अगर बताएगा भी तो वो इतना डिफिकल्ट कर देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जब आप मेरी क्लास करते हैं तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्लास को, कि पहले संविधान में राज्य की बात की गई, फिर नागरिकों की बात की गई, फिर उनके अधिकार की बात की गई, फिर उनको कुछ निर्देश भी दिए गए, फिर उनके ऊपर कर्तव्य की बात की गई, फिर उनके ऊपर एक सरकार की बात की गई, फिर सरकार के ऊपर एक न्यायालय की बात की गई, ताकि हर चीज़ का जो है अच्छे से वो जांच कर सके और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके। तो ऐसे भारतीय संविधान डेवलप हुआ। अनुसूचियां, भारतीय संविधान में अनुसूचियां इसलिए शामिल की गई ताकि जो चीज़ें हम अनुच्छेद या भाग में नहीं, जो चीज़ें हमने अनुच्छेद में हम नहीं बता पाए, वो चीज़ें हमने अनुसूचियों में डाल दिया। और अगर भाग की बात करें तो भाग इसलिए भारतीय संविधान में रखा गया ताकि हर भाग की एक अलग ही यूनिफिकेशन होता है, एक अलग तरीके से हर भाग अपने आप को रिप्रेजेंट करता रहता है। तो इस तरीके से पूरे भारतीय संविधान का ऑल ओवर डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। और अगर आप मेरी क्लास अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो एमबीए इकरा के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जो एमबीए इकरा के नाम से, उस पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ओपन है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंचे, और लोग इससे जुड़े। और मेरा स्टाइल है ये पढ़ाने का, मैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल सरल शब्दों में, बिल्कुल गांव की लैंग्वेज में। आप पढ़ोगे कहीं से, आएगा यहीं से, वो वाली लाइन तो आपने सुनी होगी। और चलिए, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए ओके, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। फिर बात करते हैं कल नेक्स्ट क्लास की।